टाइम की बड़ी शदीद किल्लत है। प्रोग्राम अंदाज़न मज़ीद 1.5 घंटा चलेगा। हमारे जो अगले स्पीकर हैं उनका तारुफ बड़ा मुश्किल काम है। कम ही शोबे होते हैं जो अपने किसी काम करने वाले की वजह से पहचाने जाते हैं। जैसे क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन का नाम लें तो क्रिकेट और डॉन ब्रैडमैन बिल्कुल साथ साथ हैं, आमने सामने हैं। इसी तरह अगर 100 लफ्ज़ों की कहानी का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान में एक ही नाम सामने आता है, बल्कि अगर मुबश्शिर अली ज़ैदी का नाम लिया जाए तो 100 लफ्ज़ों की कहानी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती है। लेकिन इनका सिर्फ ये एक तारुफ नहीं है। बहुत खूबसूरत मासूम इंसान है, पढ़े लिखे, वसील मुताला और शगुफ्ता मिजाज रखते हैं, लेकिन मौजू उन्होंने बड़ा सख्त चुना है। मुबश्शिर भाई तकरीर करेंगे सहाफ़त में हक गोई के मसाइल पर। मैं भरपूर तालियों में आपकी भरपूर तालियों में दावत दूँगा मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब। वालेकुम साथी भाई का बहुत शुक्रिया। आधी तकरीर में हाथ में और बाकी आधी जो थी वो उस किताब में थी जो कोई उठा के ले गया। मैं लिखता नहीं हूँ तकरीर, ऐसे ही आता हूँ और जब भी मौका मिलता है गुफ्तगू शुरू कर देता हूँ ऐसे ही। लेकिन फिर मुझे एक साहब ने बहुत काम की बात बताई कि तकरीर लिख के ले जाया करें, चाहे ऐनक पास ना और पढ़ भी ना सकें, इसलिए लोग भी आपको पढ़ा लिखा समझते हैं। तो मैंने लिख तो ली है लेकिन आधी है। एक तो ये कि साकिब मलिक भाई ने कुछ परेशान थे कि लाहौर में और इस्लामाबाद में सीख सेमिनार हुआ तो बहुत ज़्यादा लोग थे और कराची में हाजिरी कम है। अब इसके जिम्मेदारी खुद ही कि PSL का फाइनल लाहौर में करा लिया, लोग सारे उधर चले गए। ठीक है 2-2.5 करोड़ आबादी है, लेकिन अब लोगों ने मैच भी तो देखना है। मेरी तकरीर का मौजू है सहाफ़त में हक गोई के मसाइल। बहुत सीरियस टॉपिक है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा सीरियस कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी कभी टिंडों की भुजिया बनाती है, कभी करेले फ्राई और कभी अंडा घोटाला। मैं कभी उसे नहीं बताता कि खाना कैसा लगता है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो अंदाज़ा करें मैं घर में हक गोई का मुजाहरा नहीं कर पाता। आपने मुझे इस मौजू पे खिताब के लिए बुला दिया। कई साल बाद किसी महफिल में पहला सच मैं आज बोलने लगा हूँ कि टिंडे, करेले और अंडा घोटाला खाने वाले और किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में काम करने वाले, इन लोगों के लिए सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। ये जो मैं इधर उधर की बातों में लगा रहा हूँ ना, ये इसलिए लगा रहा हूँ कि सहाफ़त में हक गोई के मौजू पे बात ना करनी पड़े। आजकल की सहाफ़त को हक गोई से ज़्यादा संगीन मसाइल का सामना है। मुझे एक खदशा ये है कि आप उन मसाइल से आगाह हैं, और दूसरा खदशा ये है कि आप उन्हें हल नहीं कर सकते। जब और बड़े बड़े मसाइल हल नहीं हो पा रहे, मसलन अयान अली का बैरून मुल्क का पता ही नहीं मिल रहा, मसलन PSL फाइनल की हेडलाइन के लिए ढंग का गाना नहीं मिल रहा, और जनरल साहब के बोर्ड का नंबर नहीं मालूम हो रहा, तो ये हक गोई जैसी बातें करना जो समझ नहीं आता। तो ये तो मजाक की बातें थी, लेकिन मैं आपको सीरियस, ये आमिर भाई यहाँ बैठे हैं और बड़े सीनियर अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं सहाफ़ी, तो वो जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हक गोई के जो है 4 बड़े मसाइल। पहले मसले की तरफ मैं तवज्जो दिलाता हूँ, वो ये कि मियां रज़ा रब्बानी ने भी कराची लिटरेचर फेस्टिवल में खिताब करते हुए कहा था कि 1947 से अब तक पाकिस्तान में एक मतवाजी नादीदा हुकूमत काम कर रही, पैरेलल इनविजिबल गवर्नमेंट 1947 से पाकिस्तान में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि 4 मुख्तलिफ दौरानियों में वो हुकूमत नादीदा नहीं थी। ये नादीदा लोग बल्कि नदीदे लोग
पहला मसला है। सियासी जमातों के अस्करी विंग्स और कलदम तंजीमें दूसरा मसला है। हक गोई के मसाइल की बात होगी। सहाफ़ियों की बैन अवी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट 1992 से सरगर्म है। उसका कहना है कि इन 25 सालों में जब से वो कत्ल की वारदातें और मिसिंग जर्नलिस्ट गिन रही है, 800 सहाफ़ी कत्ल किए जा चुके, पाकिस्तान में 33 और 50 से ज़्यादा पूरी दुनिया में सहाफ़ी अभी लापता हैं, खदशा होकर कत्ल किए जाते हैं। ये बात बहुत कम सीनियर सहाफ़ी, एडिटर्स और डायरेक्टर न्यूज़ अपने जूनियर्स को बताते हैं कि नो स्टोरी इज वर्थ डाइंग फॉर। अपनी जान से ज़्यादा अहम कोई खबर नहीं, और ज़िंदा रहने और ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करना, ज़िंदा रहना, ये कोई जुर्म नहीं। तो ये दो मसाइल हैं। तीसरा मसला है कि हमारे अवाम में ये भी मुजाहरा हो ही गया है, मैं खामखा लिख के लाया था, हमने देख लिया कि बर्दाश्त नाम की चीज़ है। पूरी कौम इख्तिलाज कल यानी पैल्पिटेशन और घबराहट का शिकार है। अपने बराबर में बैठे हुए या अपने घर में रहने वाले किसी भी शख्स से बात करके देख लीजिए, अव्वल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपसे ज़्यादा अहम है। लेकिन अगर सुन लेगा तो फिर आधी बात सुनेगा, पूरी सुनेगा तो समझेगा नहीं, समझ गया तो जवाब नहीं देगा, जवाब देगा तो आपको पसंद ही नहीं आएगा। सोशल मीडिया देख लें, खासतौर पर ट्विटर की टाइम है, अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है फेसबुक के ज़्यादा लोग होंगे यहाँ पे, लेकिन ट्विटर देखें, आप कुछ भी कह के देख लें, जवाब में गाली ही देंगे। और मैं भी एक दिन में कोई 8000 गालियाँ खाता हूँ, इसलिए मेरी बात पे यकीन करें। अब मैंने झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से भी तौबा कर ली, बल्कि बोलने से तौबा कर ली है ट्विटर। तो इस मुल्क में सच झूठ नहीं बल्कि राय का इजहार करना बहुत बड़ा मसला है। ये अभी हम सहाफत के मसाइल पर, हक गोई के मसाइल बात करें, 3 बातें मैंने आपको बता दी हैं, यानी इनविजिबल गवर्नमेंट, अस्करी विंग्स और अवाम में अदम बर्दाश्त। चौथा और आखिरी मसला, बिल्कुल मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा संगीन हो चुका है। एक जुमले में तो आमिर भाई ने, हकवानी साहब ने बयान कर ही दिया है, लेकिन वो जाहिर है उन्होंने गुफ्तगू के दौरान बोला है, मैं थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। आपने लतीफ़ा सुना होगा कि मुकदमा जीतने के लिए पहले अच्छा वकील किया जाता था, अब जज कर लिया जाता है। चुनाचे वो दौर गए जब खबर चलवाने या रुकवाने के लिए सहाफ़ी से रब्ता किया जाता था, अब चैनल के मालिक से ही कर लिया जाता है। अखबार और चैनल अब सहाफ़ी नहीं, मालिकान चलाते हैं, वही फैसला करते हैं कि हक गोई और आज़ादी इज़हार किसको कहते हैं। मुल्क में चाहते हैं कि सहाफ़ी बचें और दरअसल वो मालिकान हैं। हम सहाफ़ी नहीं हैं, तीसरे दर्जे के क्लर्क। हम क्लर्कों को अक्सर दानिश्वर ख़वातीन हज़रात समझाते हैं कि हमें अपने मालिकान से बगावत कर देनी चाहिए, सच बोलने का मुजाहरा करना चाहिए, हक का बोलबाला करना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट की बगावत हो सकती है, इसके बाद फिर ना नौकरी है ना हक गोई है। गुज़िश्ता दिनों में हैदराबाद गया, वहाँ लिटरेचर फेस्टिवल था, मेरा ख्याल है मुझे अभी ज़ाहिर है यहाँ पे नदीम भाई भी थे, नदीम खान, वो वहाँ मिले भी थे। वहाँ था तो मैं गेस्ट स्पीकर, लेकिन सवाल करने के बहाने एक डॉक्टर साहब ने सहाफ़त में हक गोई के अहम मामले पर मुझे लेक्चर दिया। ये वैसे ही था जैसे यहाँ पे मेहमान बैठे थे और लेक्चर वहाँ से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी अफसर ने करप्शन से पैसे कमाकर 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली है, आपने ये खबर ही नहीं चलाई। कितना संगीन मसला हो गया हक गोई का। इसके बजाय आपने दीपिका पादुकोण की खबर क्यों चलाई? मैंने तो बताया कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, काफ़ी फीस है उनकी, मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बिजली और गैस के बिल मुझे भरना पड़ते हैं, वरना बिजली कट जाएगी, वैसे बहुत लोड शेडिंग है। ये सारी पेमेंट्स मेरी तनख्वाह से की जाती है। तनख्वाह का इन्हिसार चैनल की आमदनी पर है, चैनल की आमदनी टीवी की रेटिंग से मशरूत है, रेटिंग अवाम की दिलचस्पी से मशरूत है, और अवाम की जो दिलचस्पी है वो करप्ट अफसर की गाड़ी में नहीं है, दीपिका पादुकोण की साड़ी में है। तो इस बात से कतई नजर कि हर शख्स का सच अलग अलग होता है और हक गोई सबके लिए अलग अलग मसला
हर एक का अलग अलग ये मानी रखती है। और कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल मसला है कि वो ज़ियाउल हक गोई कोई हक गोई समझते हैं, कभी हक में या खिलाफ, लेकिन वो उनका मौजू वहीं से शुरू होता है। तो एक हल मैंने उसका ये खुद से ढूंढा था, जाहिर है किसने सिखाया नहीं, लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि वो ये एक हल है कि सहाफ़ी सच ना लिख सकें तो फिर अदीबों और शायरों की जिम्मेदारी है कि वो सच लिखें। यहाँ पर अभी शाहना जावेद साहिबा थी, बैठी हैं क्या, चली गई? वो मोहसिन भोपाली साहब की बेटी हैं, और ये मोहसिन भोपाली साहब का शेर है, शायरी बैनुस सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। तो बैनुस सतूर बात करनी पड़ती है सच बयान करने के लिए, और खबर में बैनुस सतूर बात हो नहीं सकती। उसके लिए मैं कहानी लिखता हूँ 100 लफ्ज़ों की, उस कहानी में बैनुस सतूर बात कर लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल देते हैं, अपना सच बोल देते हैं। खबर में तो अब वो कॉर्पोरेट प्रेशर्स हैं, जो आमिर भाई ने बात की। आप अगर सच जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा सच मिलेगा, और पीछे जो सहाफ़ी को जो कुछ सुनने को मिलेगा और जो प्रेशर सहने पड़ेंगे वो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। तो इसलिए सच का मुतालबा भी किसी का नहीं है। अब ये मैं आपसे कहूँ जी सच हक गोई में बड़े मसाइल हैं, तो कोई सच मांग ही नहीं रहा, कोई सच सुनने ही नहीं चाहता। जब अवाम ही नहीं सुनना चाहते तो फिर हम क्या करें, सच बोल के सहाफ़ी की बात नहीं करें। तो मैं जो कहानी एक सुनाना चाहता था आपको, क्योंकि मुझे माइक मिल गया और शायर को माइक मिल जाए तो वो गज़ल ज़रूर सुनाता है, तो मैं कहानी में सुनाना चाहता था, लेकिन किसी को ये बात पहले से पता चल गई, वो मेरी किताब ही लेके गायब हो गई। वो कहानी ये थी कि लाहौर का एक लड़का है और उसके सीने पे उसने को पढ़ लिख के मेडल हासिल कर लिया, उसके सीने पे मेडल सजाए। किसी के कराची का लड़का है, उसके सीने में उमंगें भरी हैं, और कोयटा का एक लड़का है, उसके सीने पे गोली लगी। तो अब ये बात आप खबर में नहीं लिख सकते, वरना कभी इधर से थ्रेड और कभी उधर से थ्रेड है। तो ये 100 लफ्ज़ों की कहानी आप पढ़ते हैं, ये समझे ये हक गोई के मसाइल में से एक मसला है या उसका एक हल है। बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि बाकी आधी तकरीर में फिर जब मिल जाएगी तो किसी और मौजूद पे सीख के अगले सेमिनार में। थैंक यू। कोई एक दो सवाल चाहिए मुख्तसर से, हाथ खड़े करेंगे, जिन्होंने पहले सवाल न किया हो। कोई भी सवाल करना चाहिए। नहीं, एक सवाल आ गया जी, एक सवाल आ गया। सबको यकीन आ गया कि मेरे पास कोई जवाब देने की एहलियत ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था आपसे कि आपने हम सबसे स्टोरीज लिखवाई थी 100 लफ्ज़ों की कहानी, वो किताब कब आ रही है? वो किताब जो है, अब ये हक गोई के मसाइल में से एक मसला है कि मुझे बयान करना है। मेरे पब्लिशर इत्तेफाक से वो फरार हो गए, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि पैसे जमा करूँ, जैसे ही पैसे जमा होंगे मैं खुद ही छापूंगा। जनाब आपकी इजाजत तो क्योंकि मैं भी सहाफ़ी हूँ और आप भी सहाफ़ी हैं, हमें एक दूसरे के अंदरून मसाइल सारे पता है। वो किताब अगर आप छुपाना चाहिए तो बटवे की बातें ना कीजिएगा कि वो खाली है और मुझे घर जाने के किराए के पैसे नहीं बचते। बिल्कुल, तो वो जो किताब जो छपी है और नाशिर फरार हो गया, तो वो नाशिर में फराहम कर सकते। अब मुझे बहुत बहुत आपकी मेहरबानी है, कुछ पैसे एडवांस भी दिला दें। ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं तो मेरा सवाल ये है कि आपकी खुशमिजाजी का राज क्या है? ये जो बाल सफेद हो जाते हैं तो इंसान खुशमिजाज हो जाता है। मुझे आपने अभी कहा कि जब हमें हर कोई का सामना नहीं लिख पाते, खबर में उसकी तो फिर 100 लफ्ज़ों की कहानियों का सहारा लेना पड़ता और अपना हक जो है या हर कोई जो उसका क्या वजह है कि फिर भी कुछ कहानियाँ जो है वो काबिल शान नहीं होती है, वो शामिल नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये फेसबुक इसीलिए अभी वसुतुल्लाह भाई ने, वसुतुल्लाह खान, उस्ताद वसुतुल्लाह खान, मैं कहता हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉलम लिखा है BBC पर। आज वो आए नहीं, काश उनके मुझसे भी सुनते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके जो दिल की भड़ास कहीं और नहीं निकाल पाते और नफसियाती मसाइल का अगर शिकार हो जाते हैं और उनको कोई किसी को मज़ार में चले जाते हैं
और वो अपना दुखड़ा रो लेते हैं तो उन्हें इसका हक होना चाहिए। किसी के पास पैसे तो माहिर नफ्सियात के पास चला जाता है, वो मेरे भी इत्तेफाक से कई दोस्त हैं, मैं चला जाता हूँ और वो काउंसलिंग करते हैं और मैं अपनी उसका राय का और गुफ्तगू का इजहार कर लेता हूँ। ये सोशल मीडिया में मिल गया। वो लोग जो माहिर नफ्सियात की फीस नहीं देना चाहते और किसी मजाक पे नहीं जाना चाहते, उनके लिए ये सोशल मीडिया है कि यहाँ हम अपनी भड़ास निकाल देते हैं। तो जो कहानियाँ मेरी अखबार में नहीं छप सकती, किसी रिसाले में नहीं छप पाती, बल्कि मैं अपनी किताब में भी नहीं छाप पाता, लेकिन वो फेसबुक पे लिख देते, उस पर गालियाँ खा के जो मुझे सुकून और तमानियत मुझे मिलती है ना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकता, खुद भी कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, वही उन्होंने बात कर दी है कि इसमें कुछ टेक्निक मीडिया पे जो दबाव है, हमें भी अंदाजा है, आपको ज़्यादा अंदाजा होगा टीवी के बारे में खास तौर पर। मैं पूछना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे खास तौर पर जो वेबसाइट्स है उसमें आपको लगता है कि वो मज़ीद मुतहम्मिल हो सकेंगी इस तरह की हक कोई बात वहाँ छापने या चलने का काम चलने दिया जाएगा, या आपको लगता है कि वहाँ पे भी इसी तरह के प्रेशर आ जाएंगे? नजरिया क्या है? जी, एक बात तो ये मैं सबको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं अखबार में अगर मेरी कहानी छप रही है तो जो मुझे इज्जत मिली है, जो नाम मिला है और जो भी कमाल हुआ है, इसका सारा सेहरा आमिर भाई के सर है। इन्होंने, ये दुनिया के मैगजीन एडिटर थे, इन्होंने मेरी किताब से कहानियाँ उठा के अखबार में छापना शुरू किया। उससे मुझे आइडिया आया कि ये जंग में भी इस तरह छप सकती हैं और जंग वाले कन्विंस हो गए और 3 साल से वहाँ ये सिलसिला जारी है। तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि ये शुक्रिया मैं सबके सामने अदा करूँ, अलग से आपको। आपका जो सवाल है बहुत ये जाहिर है, आप तो खुद एक दलील आपने शुरू की और वहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता सकता हूँ कि मैं बिल्कुल जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़ुबान पे होता है। मैं बिल्कुल ना मुनाफिकत करता हूँ, ना लिखते हुए और ना बोलते हुए। मैंने वेबसाइट्स पे लिखा भी है, ज़ाहिर हम सब पे कभी कभी मैं लिखता हूँ, पहले रेगुलर भी लिखा है। अखबार में वो ठीक है, कहानी अगर कभी मेरी रुकी है, कभी उन्होंने बताया नहीं, ना मैंने पूछा क्यों रुकी है, लेकिन मेरी बेशतर कहानियाँ छप जाती हैं। सोशल मीडिया पे पूरी राय का मैं इजहार करता हूँ। अखबार में भी और चैनल में 20 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे आज तक कभी कोई थ्रेट नहीं कहीं से आई, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, कोई प्रेशर बराह रास्त मैंने नहीं रिसीव किया, ना किसी एजेंसी ने, ना किसी तंजीम ने, ना किसी और ने। तो इसलिए मैं ये जब लोग बात करते हैं तो मेरा कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ कि फ़लाँ को थ्रेट आ गई, फ़लाँ को उठा लिया, फ़लाँ गायब हो गया। ये तो बर्दाश्त हमें खुद ही, देखिए एजेंसियों में या तंजीमों में तो हम जैसे और आप जैसे ही लोग हैं ना। अगर मेरे अंदर मैं अपने तहम्मुल पैदा करूँगा और बर्दाश्त का मुजाहरा करूँगा और मुखालिफ नुक्ता नज़र मैं सुनने के लिए तैयार हूँगा, तो ज़ाहिर है फिर सब लोग तैयार हो जाएंगे, एक एक करके सब में ये जज्बा पैदा हो जाएगा। अब वो जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, एक तो मैं इसके भी खिलाफ था बहुत माज़ के साथ कि दलील और मुकालमा और सब अलग अलग वेबसाइट्स थी। एक ही जगह पे जब आप हम सब पे, जहाँ पे ज़्यादा लेफ्ट के फ़र्ज के लोग मौजूद थे और वहाँ आपका नुक्ता नज़र आता था, वो ज़्यादा मौसर था, बजाय इसके कि राइट के लोगों की अलग वेबसाइट और लेफ्ट के लोगों की अलग वेबसाइट। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे बताना चाहिए। एक तो एक ही जगह पे होना चाहिए था। दूसरी बात ये कि अगर आप बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे दूसरे की राय के लिए, और उससे आप जैसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो गई थी, तो जाहिर है फिर उसको कोई फायदा नहीं। जब आप दूसरे का नुक्ता नज़र बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर वो लोग जो जिनके बारे में हम कह रहे हैं इनविजिबल गवर्नमेंट है और उनका प्रेशर रहा है 70 साल से सब कुछ, जाहिर है वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे। चुनांचे ये हमारे अपने अंदर ही ये जज्बा होना चाहिए और बस सिर्फ तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ये नोट किया है कि जहाँ पे चाहे मजहबी मसला हो, फिरका वाराना मसला हो, सियासी मसाइल हो, समाजी इशूज़ हो या ज़ाती ताल्लुकात हो, एक रेड लाइन होती है, आपने वो क्रॉस की, तौहीन की तरफ चले गए, वहीं पाबंदियाँ शुरू होंगी, वहीं फसाद शुरू होगा, वहीं पे फिर पाबंदियाँ शुरू।